student, you are most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain you class 8 social study politics chapter 1st part 2nd, and the chapter name is constitution and need for law. स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के डिफिनेशन के बारे में बताया था, और कॉन्स्टिट्यूशन के डिफिनेशन के बारे में बताने के बाद मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन नीड फॉर लॉ बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि जैसे बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस या किस तरीके से आखिर आवश्यकता हुआ नियम कानून बनाने का, तो उसके बारे में इसमें बताया गया। तो इसमें जैसे बताया है कि अगर एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात करते हैं तो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे कि पहले डिफिनेशन में मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन के डिफिनेशन में कि कई कम्युनिटी के लोग एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, तो उसी तरीके से सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है जहाँ कई कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए जो एक तरीके से रेगुलेशन बनाया जाता है उसी को हम लॉ कहते हैं। अब नीड क्या है, उस लॉ का नीड क्या है, आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जैसे कोई भी सोसाइटी है उसको स्मूथली चलने के लिए, उसमें शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए और सोसाइटी को, समाज को बनाए रखने के लिए और चलने के लिए क्या है, हमें कुछ जो है नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये लॉ आवश्यक है। और जैसे अब लॉ कैसे लिए जाते हैं, जैसे बताया कि कस्टम्स अडॉप्टेड परमानेंटली, कुछ रीत रिवाज, कुछ ऐसे कह लीजिए कि कुछ ऐसी सामाजिक रीतियां हैं जिनको हम फॉलो करते रहते हैं, और फॉलो करते रहते हैं तो आगे चल के क्या है, वही रीतियां, रीत रिवाज जो है एक तरीके से वो स्थायी रूप धारण कर लेता है, और वही स्थायी रूप धारण कर लेता है तो एक तरीके से वो नियम कानून बन जाता है उस समाज को चलने के लिए। तो उसी में बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल की, उसी में कुछ सैद्धांतिक बातें आती हैं। उन सैद्धांतिक बातों को अगर हम अमल करते हैं तो वही सैद्धांतिक बातें जो हम लोग मैंने बताया कि जो कस्टम्स अडॉप्ट किए जाते हैं परमानेंटली, वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है लॉ बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो कस्टम अडॉप्ट किया गया, परमानेंटली चला, तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उससे हमने लॉ बना लिया। लेकिन क्या है कि आगे चल के यही कुछ ऐसे जो अडॉप्ट किए जाते हैं कस्टम्स, वो कस्टम आगे चल के कुछ इल प्रैक्टिस की तरह जो है बिहेव हो जाता है। उसका इल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कुछ अनजस्ट सोशल इविल हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कास्ट सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है। हम अपने भारतीय सोसाइटी की, जो इंडियन सोसाइटी है, उसकी बात करते हैं, तो ये जो सोशल इविल है, जैसे कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा ही है था। फिलहाल अभी तो कुछ धीरे धीरे डिक्रीज करता चला गया, लेकिन फिर भी कास्ट सिस्टम आज भी, जातिवादिता इतना ज़्यादा है कि वो रीत रिवाज जो है कहीं ना कहीं, जो हमने बताया कि परमानेंटली इसको लेते जाते हैं, इसको अगर हम इस तरह से फॉलो करते चले आए तो वो हमारे सोसाइटी के लिए क्या है, एक तरीके से उस प्रोग्रेस को, अनटचेबिलिटी को ही लेते हैं, छुआछूत की जो भावना, अस्पृश्यता की भावना है, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, वो इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे सोसाइटी के प्रोग्रेस को, अगर हमारे समाज का जो है विकास प्रभावित होगा, बाधित होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का जो है विकास बाधित होता है। तो ये कुछ ऐसे जो बैड इविल्स हैं या बैड प्रैक्टिसेस हैं या सोसाइटी के इविल्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रोग्रेस को जो है बाधित करते हैं। तो इसी तरीके से अगर देखा जाता है तो समय जैसे जैसे बीतता जाता है, टाइम टू टाइम कुछ इम्प्लीमेंटेशन किए जाते हैं, क्योंकि जो ये प्रोग्रेस, सोसाइटी के प्रोग्रेस को बाधित करते हैं, अगर इसको, इन बुराइयों को दूर न किया जाए तो वो हमेशा से कंट्री के प्रोग्रेस को जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर करते रहेंगे। तो उसमें क्या है, अमेंडमेंट होता रहता है। जैसे अगर हम कुछ उदाहरण लेते हैं तो जैसे डॉरी सिस्टम था, दहेज प्रथा, भारत में दहेज प्रथा, उसको देखें तो डॉरी सिस्टम को क्या है,
डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत जो है वो बैन कर दिया गया कि डॉरी सिस्टम नहीं चलेगा। जो शादी के समय जो एक तरीके से कहें लड़की वाले के तरफ से लड़कों को गिफ्ट की तरह दिया जाता था, वो धीरे धीरे क्या है एक प्रथा हो गया, और ये क्या है एक बहुत बड़ा बैड इविल है, एक इविल है सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी का। तो वो जो है बैन कर दिया गया 1961 में। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक तरीके से अगर ये प्रथा फॉलो करता है तो गवर्नमेंट के द्वारा ये पनिशेबल है, दंडनीय अपराध है, पनिशेबल है। तो उसके लिए क्या है, जो डॉरी लेने वाला या देने वाला है उसे 5 साल के लिए जेल भी हो सकता है, ये पनिशेबल हो गया। तो इस तरीके से कुछ जो है अमेंडमेंट किए जाते हैं कि सोसाइटी में जो इस तरीके के बैड एबिल्स हैं उनको जो है समाप्त किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं आइडियल्स बिफोर आवर नेशन। अपने देश के लिए जो आइडियल्स बनाए गए, जिसके तहत जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या वर्णित किया गया उसके बारे में देखते हैं। तो एक वर्ड होता है पेरिएम्बल। तो पेरिएम्बल की बात करते हैं स्टूडेंट, तो पेरिएम्बल क्या है, इसको कहते हैं द सोल या द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट माना जाता है। एक तरीके से पेरिएम्बल को हम डिफाइन करें तो पेरिएम्बल क्या होता है, किसी भी या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पेरिएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, जो हमारे संविधान में लिखित है, वर्णित है, उसका एक झलक या उसको उसमें क्या क्या वर्णित हैं उनके बारे में पेरिएम्बल क्या है, एक तरीके से पेरिएम्बल उनके बारे में इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें जो सारी चीज़ें वर्णित हैं उनके बारे में बताया गया है। तो अगर हम एक तरीके से देखें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में पेरिएम्बल को स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट सेंटेंस वहाँ लिखा होगा मिलता है हमें, वो जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। इसको हम हिंदी में परिभाषित करना चाहेंगे। पहले मैं इसको बता देता हूँ कि ये पेरिएम्बल में पहला सेंटेंस जो है लिखित है कॉन्स्टिट्यूशन के पेरिएम्बल में, और इसका मतलब ये होता है कि हम भारतीय पूरी निष्ठा के साथ भारत के संविधान को बनाए रखने के लिए, जो भारत के संविधान में संप्रभुता, सामाजिकता, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मकता है, उसको बनाए रखने के लिए ससंकल्पित हैं। ये जो है वाक्य जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पेरिएम्बल में लिखित है। तो ये जो इसमें दिया गया है कुछ वर्ड, उसको मैं डिफाइन कर देना चाहता हूं यहाँ, जैसा कि बुक में आपके दिया है कि सोवरेनिटी, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये 5 ऐसे वर्ड हैं जो कि पेरिएम्बल में जो है उनको लिखा गया है। तो इसको मैं आपको डिफाइन कर देना चाहता हूं। तो जो सोवरेनिटी है, सोवरेनिटी का अर्थ है कि कोई भी कंट्री या भारत जो कंट्री है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड है, तो भारत एक ऐसा देश है जो एक्सटर्नली किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री के अंडर में वर्क नहीं करता, वो फ्रीली वर्क करता है। और इस तरीके के भारत के संविधान में या भारत जैसे देश में जो उसके इंटरनल जो भी रूल रेगुलेशन है या जो भी डिसीजन लिया जाता है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सकता है। उसके इंटरनल मामलों में कोई भी कंट्री इंटरफियर नहीं कर सकता। एक तरीके से पूरा जो है पावर अपने कंट्री के पास है। वो कंट्री एक तरीके से अपनी कंट्री सॉवरेनिटी को फॉलो करता है। कोई भी एक्सटर्नल पावर, कोई भी एक्सटर्नल कंट्री इंडिया के इंटरनल मामलों में इंटरफियर नहीं कर सकता।
दूसरा है सेकुलर। सेकुलर के अकॉर्डिंग कोई भी धर्म है, हिंदी वर्ड इसका है धर्मनिरपेक्षता। तो भारत में किसी भी धर्म का व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म के अनुसार वो जो उसके रीति रिवाज हैं उसको फॉलो कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार स्वतंत्र रूप से कर सकता है। कोई भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए उसको जो है बाधित नहीं करता या उसको किसी भी तरीके का निषेध नहीं करता। ये सेकुलर होना है। इसके बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का यहाँ तात्पर्य है सामाजिकता से, सामाजिक होना। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो भारत का वेल्थ है, धन है, उसको इस तरीके से समान रूप से वितरित करने का एक नियम है, जिसके तहत जो भारत के वीकर सोसाइटी के लोग हैं उनको प्रोग्रेस करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए भारत का जो वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और ये जो फैसिलिटी दिया जाता है उसके लिए जो अपर सोसाइटी के लोग हैं या अपर या कह लें रिच पर्सन जो हैं उनको निषेध किया जाता है। केवल लोअर सोसाइटी या पुअर पर्सन के लेवल को या उनके इनकम के लेवल को ऊंचा करने के लिए कुछ ऐसे पॉलिसी बनाए जाते हैं जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है प्रदान किया जा सके और उनका लिविंग लेवल उन्नत हो। ये सोशलिस्ट है। रिपब्लिक का अर्थ है कि जैसा मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करते हुए बताया था कि कोई कंट्री है तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक तरीके से समान रूप हैं। कहीं जो है मोनार्की चलता है, कहीं डिक्टेटरशिप चलता है, तो कहीं जो है रिपब्लिक कंट्री है। तो अपना जो है रिपब्लिक कंट्री है जिसमें कोई राजा शासन नहीं करता, कोई डिक्टेटर शासन नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ शासन किया जाता है और राष्ट्रपति को भारत के जनता के द्वारा चुना जाता है। तो ये रिपब्लिक हो गया। डेमोक्रेटिक होता है, भारत रिपब्लिक के साथ साथ डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का तात्पर्य ये है कि भारत में एडल्ट फ्रेंचाइजी है। एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है? कोई भी नागरिक भारत का जो 18 वर्ष की उम्र का हो जाता है उसे मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। और ये वोटिंग का प्रोसेस किसी भी लेवल पर, स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर होता रहता है। और प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर जो ये वोटिंग का प्रोसेस है उसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत वोटिंग किया जाता है और जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है भारतीय लोगों के एडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा चुना जाता है। और इस तरह प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं जो कि जनता के द्वारा, जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। एक तरीके से देखें तो भारत में जनता का शासन होता है, न कि किसी डिक्टेटर या किसी राजा का। तो ये जो है अपना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आज की वीडियो में मैंने ये आप लोगों को डिफाइन कर दिया, समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फंडामेंटल राइट के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।